साम्राज्य। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में व्यापक आविष्कार और खोज हुए थे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के तत्वों को प्रबुद्ध किया था। देखिए, जो साम्राज्य है उसे स्वर्णकाल कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बताइए कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। देखिए, स्वर्ण युग का ये मतलब है कि वो काल जिसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो तरक्की हुई हो। ठीक है, आप देखिए कि जो भारत का स्वर्ण युग है गुप्ता साम्राज्य को कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान हुआ, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित की यहाँ पे बात आती है। तो देखिए, आर्यभट्ट ने जो ज़ीरो की खोज की थी वो गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे ही की थी। ठीक है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, तो ऐसे ही कई आपको चीज़ें मिल जाएंगी तो जो गुप्ता साम्राज्य के टाइम पर थी। ठीक है, यानी कि अगर हम कुछ भी देखें तो इसे स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, ज़ीरो की खोज इस टाइम पे हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए इसे स्वर्णकाल कहते हैं। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी के आसपास में सत्ता में आया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 500 वर्षों तक प्रांतीय क्षेत्रों के वर्चस्व और मौर्य साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अशांति की समाप्ति का प्रतीक है। देखिए, गुप्ता साम्राज्य 275 ईस्वी के आसपास सत्ता में आया। ठीक है, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य की जो स्थापना है वो 500 वर्षों तक प्रांतीय शक्तियों, यानी कि जो गुप्ता साम्राज्य है जब जो इसकी स्थापना हुई थी, ये लगभग 500 वर्षों तक क्या था, ये प्रांतीय शक्तियों में के वर्चस्व में था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप की शांति का प्रतीक था। आपको पता ही है कि जब मौर्य साम्राज्य कितना फैला हुआ था, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तब काफ़ी साम्राज्य निकल के आए, जिसमें गुप्ता साम्राज्य भी एक था। ये प्रांतीय शक्ति में बटा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा देखिए, मैं आपको गुप्ता साम्राज्य की वंशावली बता देता हूँ यहाँ से कि किसने इसकी शुरुआत की थी, कैसे कैसे आगे बढ़ा। इसके बाद हम इसके करेंगे राजाओं के बारे में, इनकी राजाओं के नाम इसके बाद फिर से आएंगे। यहाँ पे आपको वंशावली बता रहा हूँ कि कौन किसका बेटा था, उसने क्या क्या किया था। फिर इसके बाद इसके जो प्रमुख राजा है उनके बारे में बताऊँगा। देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो दिक्कत ना आए, तो गुप्ता साम्राज्य की वंशावली देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त कौन है? जिसने गुप्ता राजवंश की शुरुआत की थी। ठीक है, देखिए, श्रीगुप्त इसने 3वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। इसने महाराज की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि गुप्त साम्राज्य के ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की है? तो वो है श्रीगुप्त। तो इसके फाउंडर भी श्रीगुप्त हैं। ठीक है, घटोत्कच गुप्त। ठीक है, घटोत्कच जो है श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे, इनके बेटे थे, इनको भी महाराज की उपाधि थी। उसके बाद चंद्रगुप्त वन यानी कि चंद्रगुप्त एक। देखिए फ्रेंड्स, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो थे मौर्य वंश के, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त है ये कोई और चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त कोई और है। आप इससे बिल्कुल भी ये मत समझना कि वो वाले चंद्रगुप्त हैं। ये चंद्रगुप्त 1 है या 2 है, आपको एग्जाम में मेंशन किया जाएगा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य साथ में लगा होगा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगा तो समझिए आप इसकी गुप्ता साम्राज्य की बात कर रहे हैं। वो देखिए, इसे महाराज धीराज की उपाधि धारण की। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, महाराज धीराज की जो उपाधि थी वो किसी दी थी? चंद्रगुप्त एक को। ये 319 से 334 ईस्वी में आए थे। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, जो राज्याभिषेक का प्रतीक है। अब देखिए, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बताइए कि गुप्त संवत की शुरुआत करने वाले राजा का क्या नाम है? तो आंसर है चंद्रगुप्त एक। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन ही बनेंगे, हम उतना ही से आपको करवा रहे हैं एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की उम्मीद है। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की, जिससे उसे बिहार एवं नेपाल के समय नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। अब देखिए, लिच्छवी जो जगह है वहाँ की जो राजकुमारी से इन्होंने विवाह कर लिया, उससे हुआ ये कि जो बिहार और नेपाल का जो हिस्सा है इनके नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त का नाम समुद्रगुप्त कैसे पड़ा? आप ये देखिए, ऐसा माना जाता था कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा है या समुद्रगुप्त है, इसने इसने सभी समुद्रों का पानी पिया हुआ है, ऐसा माना जाता था। ठीक है,
ऐसा माना जाता था कि जो समुद्रगुप्त है इसने इसकी जो इसका घोड़ा था उसने तीनों कह रहे हैं। देखिए यहाँ से हम अगर बात करें अरब सागर से लेके जो बंगाल की खाड़ी तक इसने यहाँ तक युद्ध किए थे, तो इसे कहते हैं कि इसने सभी समुद्रों का जो इसके घोड़े ने पानी पिया था। तो ये कहावत है, ऐसे माना जाता है। इसका ये मतलब है कि समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त इसलिए कहते हैं कि समुद्र को जीतने वाला, तो भी इसका नाम पड़ गया समुद्रगुप्त। उसकी व्यापक सेना उसकी व्यापक सैन्य विजय अभियानों के कारण वी एस स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। देखिए आपको पता है नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट कितने वीर थे, बहादुर थे, ठीक है, उसी के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है कि बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद उसके दक्षिणी अभियान के दौरान वीर सेन उसका सेनापति था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु उनका मंत्री था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि इनसे इनका क्या संबंध था। उसके विभिन्न अभियानों से संबंधित जानकारी का उपयोग स्रोत एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में है। यानी कि अगर आप बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, अगर आपको और जानना है तो इसके बारे में एरन जो अभिलेख है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी और भगवान शिव का भक्त था। उसने श्रीलंका के राजा वेगवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी, ठीक है। उसने विक्रमांक और कविराज की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए ये 380 से 412 ईस्वी के बीच में रहे। देखिए उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। आपको पता है कि अकबर का जो दरबार था उसमें भी 9 रत्न थे, तो इसमें भी 9 रत्न है। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे देखिए यहाँ पे नवरत्न कौन से थे, ये विद्वान थे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरुचि, ठीक है, घटकरप, क्षणप, वेलभट्ट और शंकु, ठीक है। तो देखिए ये आपको मैंने 9 के 9 नाम बता दिए यहाँ पे, तो आपको ये आ सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बताइए कि इनमें से चंद्रगुप्त टू के दरबार में कौन इनमें से उनका नवरत्न नहीं था। तो आपको 9 के नाम याद हो गए, तभी आप ये देख सकते हैं। देखिए महान कवि कालिदास, जिन्हें इंडिया का शेक्सपियर भी कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को, तो वो भी गुप्ता वंश के टाइम पे थे। गुप्ता वंश के टाइम में देखिए कालिदास हैं, अमर सिंह है, ठीक है, और वराहमिहिर है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर दी। तो इसी वजह से इनको जो गुप्ता वंश को यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ट्रिक है याद करने का, स्वर्ण युग। आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाण ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्ता वंश के टाइम पे चलाए गए। आप ये याद रखिए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्ता वंश के टाइम पे चलाए गए, ठीक है। तो उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि सोने के सिक्के चलाए थे, उन्हें बहुत तरक्की हुई थी इसलिए उनको, ठीक है, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मैंने आपको बताया था ना कि विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य का पुत्र, यानी कि सूर्य पुत्र। विक्रमादित्य हमारे इतिहास में 14 राजा हुए हैं विक्रमादित्य, ठीक है। जो आखिरी राजा कौन थे, हेमू थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू उनमें से एक है, आपको याद होना चाहिए। देखिए ये पहला गुप्त शासक था जिन्हें चांदी के सिक्के चलाए। आपको मैंने अभी क्या बताया कि गुप्ता वंश के टाइम पे सोने के सिक्के बहुत चलाए गए थे, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि ऐसा कौन सा गुप्ता वंश का राजा था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त टू। देखिए च से चांदी, च से चंद्रगुप्त टू, आप ये याद रखिए, ठीक है, च से चांदी, च से चंद्रगुप्त टू। उसने चंद्र नामक एक राजा का प्रस्थ किया था, जिसका उल्लेख दिल्ली के कुतुब मीनार के नज़दीक स्थापित एक लोह स्तंभ में किया गया है, ठीक है। जो लोहे का स्तंभ है वहाँ पे है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के शासनकाल के बीच रामगुप्त राजा बने थे। विशाखादत्त रचित नाटक देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त को चंद्रगुप्त टू का बड़ा भाई बताया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि विशाखादत्त द्वारा रचित किस नाटक में रामगुप्त को चंद्रगुप्त टू का बड़ा भाई बताया गया है। तो वो है देवी चंद्रगुप्तम। उसने शक शासकों से ध्रुव देवी को छुड़ाया और बाद में उससे शादी कर ली थी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें सारे ही फैक्ट हैं, आपको ये ऐसे ही बस घोल के पी जाने एक बार से कि ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई रहे ना। नेक्स्ट है कुमारगुप्त एक। देखिए 413 से 467 ईस्वी में रहा था, ठीक है। देखिए वह ध्रुव देवी का पुत्र था जिसने गुप्ता साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बंगाल से काठियावाड़ तक और हिमालय से नर्मदा तक किया था। उसके शासनकाल के दौरान हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वो थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। देखिए 455 से 467 ईस्वी में थे। देखिए उसने कुरूर हुणों को 2 बार खदेड़ा और अपने वीरतापूर्ण उपलब्धि के कारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख भित्ति स्तंभ में किया गया है। वह वैष्णव था, लेकिन उसने अपने पूर्ववर्तियों की तरह सहनशीलता की नीति का पालन किया, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि स्कंद गुप्त जो थे, ठीक है, वो वैष्णव थे, ठीक है। तो उसने बहुत ही सहनशीलता का यहाँ पे पालन किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इनके राजा के बारे में बता दूँ, तो अगले लेक्चर में आपको मैं गुप्ता साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। देखिए आपको मैंने बताया ना गुप्ता साम्राज्य की वंशावली में आपको मैंने मेन पॉइंट बता दिए हैं कि क्या क्या उनमें आता है, कौन कौन से राजा हुए थे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इनके प्रमुख शासक के बारे में। वही राजा के नाम फिर से रिपीट होंगे, लेकिन उनमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रशस्ति और चरित्र। देखिए गुप्ता काल में प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ, यानी कि कौन से लेखन का विकास हुआ? प्रशस्ति लेखन। प्रशस्ति लेख एक विशेष रूप का अभिलेख होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। प्रशस्ति मैंने क्या? प्रशंसा। किसकी प्रशंसा? राजा की। इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ उसकी महानता के विषय में भी लिखा जाता था। हरिसेन, वत्सभट्टी, वासुल आदि प्रमुख प्रशस्ति लेखक थे। इनकी प्रशस्तियाँ गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कदम्बरी हर्षवर्धन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। रामचरित पाल शासक रामपाल के क्रियाकलापों का वर्णन करता है और तत्कालीन बंगाल की जानकारी देता है। देखिए जो हर्षचरित है वो तो राजा हर्षवर्धन के बारे में है, लेकिन रामपाल चरित क्या है? पाल शासक रामपाल के बारे में है, जो उसके तत्कालीन बंगाल की जानकारी देता है कि उनका शासन वहाँ पे कैसा था। चालुक्य राजा विक्रमादित्य पर विक्रमांक देव चरित्र लिखा गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर क्या लिखा गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कुषाण में मगध की शक्ति में महत्ता समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको पुनः स्थापित किया। उसने साकेत कहाँ में है? अयोध्या में, और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद तक मगध का विस्तार किया। वह पाटलिपुत्र से शासन करता था और लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। आप देखिए जहाँ पे किनका राज था पहले, जहाँ पे पहले देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, इनके मौर्य वंश का राज था, वहीं पे गुप्ता वंश आ गया। जगह वही की वही है, बस यहाँ पे क्या है, राजा के नाम बदल रहे हैं। इस संबंध से मगध तथा लिच्छवियों के बीच संबंध अच्छे हुए और गुप्ता वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। गुप्ता वंश ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। देखिए आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ, कुछ लाइनें यहाँ पे रिपीट होंगी, लेकिन कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए समुद्रगुप्त देखिए हमने कितना छोटा सा पढ़ा था वहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे पूरा आपको पता चलेगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। सभी गुप्त शासकों में वह सबसे महान था। एक कुशल योद्धा था, विद्वान, संगीतज्ञ और कवि था। इसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। उसने खुद हिंदू धर्म का न्याय होते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सम्मान किया। उन सभी धर्मों को सहिष्णुता की नीति अपनाई। इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है। उसके विजय अभियान के विषय में इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है और एरन अभिलेख में सिक्कों और से भी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की अधिकांश प्रशस्तियां राजाओं के पूर्वजों के संबंध में जानकारी देते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है।
देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो इलाहाबाद की प्रशस्ति से हमें पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पे देखिए कि चंद्रगुप्त टू की जो वंशावली है उसमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इसने देखिए संस्कृत में प्रशस्ति लिखी जिसमें लिखा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया। ये 9 राज्य हो रहा है, ये राज्य थे दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आदि, जिनको उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को भी जीता था। ये थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव आदि विलेख। अब देखिए कि दक्षिण के 12 राज्यों के जीतने का कारण इसे समुद्रगुप्त कहा जाता है, क्योंकि देखिए कि जो इलाके समुद्री रेखा से लगते हैं तो ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था उसने सभी समुद्रों का पानी पिया था। ऐसा माना जाता है कि इसने सारे ही जो समुद्र के आसपास जो इलाके लगते थे सभी को जीत लिया था। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत की जंगली जातियों को भी अधीन कर लिया था। अब देखिए जंगली जातियां थी उनको भी अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त और इसकी विजय देखिए समुद्रगुप्त की यहाँ पे देखते हैं। देखिए समुद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। देखिए फिर ही वही लाइन आएगी बार बार से, ठीक है। सिंहासन प्राप्ति के बाद उसने विजय प्राप्ति का काम शुरू किया। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। 12 राज्यों से युद्ध किया, ये इतना ही है इसमें। समुद्रगुप्त की विजय देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि समुद्रगुप्त मौर्य वंश के जो शासक अशोक के ठीक विपरीत थे, ठीक है। यानी कि देखिए कि अशोक शांतिवत लोगों के दिलों में राज करने वाले थे, लेकिन समुद्रगुप्त जो थे वो अधिक क्रोध वाले थे। कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है, उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है। देखिए कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसके बारे में है, यहाँ पे समुद्रगुप्त की विजय के बारे में है। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कौशाम्बी में या वो कौन सी जगह है जहाँ पे अशोक स्तंभ तो है लेकिन वहाँ पे अशोक के बारे में नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, तो वो है कौशाम्बी। देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि श्री हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में उनके जन गणों और देशों के नाम गिनाए गए हैं। तो ये ठीक है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी विजय आ जाती, उत्तर भारत की विजय है, ठीक है। उत्तर भारत में देखिए इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर मिलाया था। ये थे वकाटक राज्य, मतिल राज, नागवंश का राज, पुष्करण का राज, नागसेन मथुरा के राज, नागसेन रामनगर के राज, असम, राकी, नागवंशी, नंदिन और कोटवंशी राज्य। कोटवंश के राजा ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध कई राजाओं का एक ही संघ बना लिया था, ठीक है। तो ये सारी समुद्रगुप्त की विजय हैं। पंजाब राजस्थान देखिए वहाँ पे मध्य प्रदेश की भी इन्होंने विजय प्राप्त की है, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने के भारत के अन्य नरेश मध्य प्रदेश के अन्य नरेशों के राज्य की विजय। देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराकर भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, वह उसके केवल अधीन राज्य थे। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जो इसने उत्तर और दक्षिण भारत के जो मध्य जो राज लगते हैं इनको हरा तो दिया था, लेकिन अपने में मिलाया नहीं, क्योंकि वो राजा उसके अधीन थे। देखिए होता क्या था कि राज्य बहुत लंबा हो जाता था, अगर मिलाते जाएं तो वहाँ पे जो इनकम थी वो बहुत कम हो जाती थी, तो राजा को खुद से क्या करना पड़ता, उसकी देख रेख करनी पड़ती थी। इसलिए क्या करते थे, उसको मिलाते नहीं थे, उसको वहीं रहने देते थे, लेकिन राजाओं को अपने अधीन करते थे, तो वहाँ से इनकम होता उसको होती रहती थी। सीमांत कबीलाई राजाओं पर विजय। देखिए जो उनके असम, बंगाल, नेपाल आदि के जो सीमांत राज्य हैं वहाँ पे जो कबीलाई इलाके हैं उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। आप देखिए कि एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने राज्य में शामिल नहीं किया। इनसे वह टैक्स लेता था, क्योंकि बहुत दूर था, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इतनी दूर राजा का कैसे वो जाके वहाँ पे राज करेगा, तो या तो उसको अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। इसलिए विदेशी शक्तियों में श्रीलंका से संबंध। देखिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त राज्यों की गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा इन राज्यों को ने स्वीकार की। इस शर्त को शायद समुद्रगुप्त ने उस पर लादा हो। आप देखिए समुद्रगुप्त ने जो है शक, कुषाण जैसे विदेशी शक्तियां हैं जो बाहर से आई थी, अफगानिस्तान से, शक, कुषाण, ठीक है, और इनके देखिए श्रीलंका से महत्वपूर्ण संबंध थे। जो गुप्त राज्यों के देखिए जो गरुड़ की मूर्ति है, ठीक है, जो गरुड़ की मूर्ति है तो उसके जो अंकित मुद्रा है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसे सिक्के जिसके ऊपर गरुड़ की मुद्रा जो मूर्ति बनी है, तो
इन राज्यों ने वो स्वीकार की, यानी कि जिनके गुप्ता साम्राज्य के जिनसे संबंध थे, श्रीलंका से, शक से, कुषाण थे, तो इन्होंने इनकी शर्त स्वीकार की। यानी कि ऐसा लगता है, देखिए समुद्रगुप्त जो था उस टाइम पे बहुत महान राजा था, बाकी उसके अधीन थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो राजा महान उसकी बात तो माननी पड़ती है। इसलिए ठीक है, इससे पता चलता है कि वह बराबर के राज्य नहीं थे। जहाँ तक श्रीलंका का प्रश्न है कि वह एक प्रवर्ती चीन में साक्ष्य मिलता है, और श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने कुछ उपहार भेजकर गुप्त राजा से गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। आज्ञा मिल गई और बौद्ध गया में श्रीलंका के राजा महाबोधि संघाराम नामक विहार बनवाया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि श्रीलंका के किस राजा ने गुप्त वंश के किस राजा को, ठीक है, कहा था कि वो बौद्ध गया में एक विहार बनवाना चाहता है। विहार वो जगह है, देखिए चैत्य विहार दो जगह है, विहार वो जगह है जहाँ पे एक प्रेयर हॉल होता है बौद्ध भिक्षु का, जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं रोज़। इससे स्पष्ट होता है कि भारत और श्रीलंका में उस समय अच्छे संबंध थे और समुद्रगुप्त धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास रखते थे। देखिए हिंदू राजा होते हुए भी फिर भी वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म में काफ़ी मानते थे। श्रीलंका के राजा ने अपना राजदूत उसके दरबार में भेजा। मेघवर्मन ने उसकी अनुमति प्राप्त करके बौद्ध मंदिर महाबोधि संघारम का निर्माण किया। चंद्रगुप्त 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त भी था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महरौली लो स्तंभ, देखिए महरौली कहाँ पे, जहाँ पे कुतुब मीनार है ना, वहाँ पे महरौली में है, दिल्ली में है महरौली, महरौली में है कुतुब मीनार। वहाँ पे क्या है कि लोहे का स्तंभ है, तो वो ऐसा स्तंभ है जिसको आज तक जंग नहीं लगा, ठीक है। उसके ऊपर जानकारी किसके बारे में मिलती है, चंद्रगुप्त 2 के बारे में, ठीक है। माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हुआ, तब चंद्रगुप्त ने शक खेम में घुसकर शक शासक को मार डाला। बाद में उसने रामगुप्त को मार डाला। और देखिए रामगुप्त जो है वो बड़े भाई बताए गए हैं, जो मैंने बताया ना एक बुक में, और ध्रुव देवी से शादी करके खुद राजा बन गया। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख, महरौली, दिल्ली के स्तंभ अभिलेख और सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी के स्रोत हैं। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र के शकों को हराकर उनके क्षेत्र को अधीन किया। इस सफलता से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्रगुप्त प्राप्त हुआ। भड़ौच, कैम्बे और सुपारा के बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो गया। इस कारण वह अपने राज्य के वाणिज्य व्यापार को बढ़ा सका। उसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसने अपनी उज्जैनी को राजधानी बनाया था, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कुमारगुप्त। देखिए सबसे बड़ी बात है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय और समुद्रगुप्त के समान कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त साम्राज्य का महान शासक था। उसने शासनकाल की जानकारी भित्री अभिलेख, भिलात स्तंभ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख और मन कुवार मूर्ति अभिलेख से मिलती है। उनके गुप्त राजाओं की तरह अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों को उसके शासनकाल के विषय में ज़रूरी जानकारी मिलती है। यानी कि जो सिक्के देखिए हर कोई राजा अगर वो अपने टाइम पे सिक्के निकालता है तो उस टाइम के उनके जो राज्य कैसा था, शासनकाल कैसा था, उसकी जानकारी मिल जाती है। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। इन अभिलेखों में कुमारगुप्त के अनेक नाम मिलते हैं। अब देखिए जो अभिलेख लिखे गए हैं उसमें कुमारगुप्त के काफ़ी नाम हैं, जिनमें श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्रात्य, महेंद्र कुमार। ये किनके नाम है? कुमारगुप्त के नाम है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किनके नाम है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। लास्ट ये देखें, कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शक और तथा हूणों को हराया था। उसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि शक्रादित्य की उपाधि किसने
मिली थी वो से स्कंदगुप्त को। श से शक्रा और स से स्कंद, ऐसे याद करिए। इस समय उन्होंने उत्तर पश्चिम से कई बार आक्रमण किया था। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। आप देखिए जो उत्तर पश्चिमी सीमा है यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जहाँ पे आप आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इनकी कोई भी सेना नहीं थी। अगर वहाँ पे सेना लगाई जाती तो वहाँ से कोई भारत में घुस नहीं सकता था। देखिए खैबर पास एक ऐसा एरिया है जहाँ से जितने भी लोग हैं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके से भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सेना बैठा दी जाए, ठीक है, तो वहाँ से कोई भी हमला नहीं कर पाता। तो इन्होंने वहाँ पे सेना बिठाई नहीं, जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने हमले कर दिए। इसके अलावा उठाकर देखें, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया जिससे गुप्ता साम्राज्य कमज़ोर हो गया, उसका पतन होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे उत्तर भारत के कन्नौज के हर्षवर्धन का राज्य, और दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य, कांचीपुरम के पल्लवों का राज, गुप्तवाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। आप ये देखिए ये जो नए राज्य निकल के आए ना, हर्षवर्धन का, वातापी, कांचीपुरम के पल्लव, ये सारे पहले गुप्ता राज्य के अधीन थे। ये उसके सारे सामंत थे, यानी कि उसके लिए टैक्स इकट्ठा करते थे। लेकिन जब उनको पता चल गया कि हमारा राजा जो कमज़ोर हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमज़ोर हुई है, तो इन्होंने क्या किया, जिन राज्यों से टैक्स इकट्ठा करते थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे उनकी वंशावली। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की वंशावली बात करेंगे। देखिए गुप्त काल में सारी शक्तियाँ राजा के पास केंद्रित होती थी, यानी कि शक्तियों का जो स्रोत था वो कौन था, वो गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य का शासक था राजा। गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का भी सिद्धांत प्रचलित था। देखिए देवत्व का मतलब ये है कि जैसे वो अपने आप को परमेश्वर, महाराजाधिराज, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, राजा, परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। यानी कि राजा जो है अपने आप को देवतुल्य समान उपाधि देते थे। इस काल में शासन वंशानुगत था। वंशानुगत का यहाँ पे मतलब है कि जैसे एक राजा है, अगर वो मर जाए तो उसका बेटा आगे उस राजा बनेगा, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन नहीं था। गुप्त शासकों के पास एक विशाल सेना होती थी। शाही सेना में जबरन मजदूर या विष्टि को शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, गुप्त शासकों के पास क्या था, एक विशाल सेना थी। अब देखिए शाही सेना में क्या था, जबरन मजदूर, यानी कि लोगों को ज़बरदस्ती कई बार उसमें सेना में शामिल करके सेना को बड़ी किया जाता था। राजा सूत्रधार एवं सर्वशक्तिमान के रूप में काम करता था और सामान्य रूप से सभी विवादों का फैसला करता था। इस काल में मामूली सज़ा दी जाती थी, यानी कि इस काल में देखिए जो सज़ा थी वो इतनी ज़्यादा भयानक नहीं थी, वो मामूली सज़ा थी। यानी कि इतना ऐसा नहीं है कि बहुत भयानक सज़ा दे देते थे, क्योंकि देखिए गुप्ता काल को वैसे जैसे ही स्वर्ण काल कहा गया है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्राइम बहुत इतने कम होते थे, तो अगर होते थे तो मामूली सज़ा दी जाती थी। मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की एक परिषद राजा को सहायता प्रदान करती थी। देखिए यानी कि मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की एक परिषद, यानी कि मंत्री भी हैं, उसमें असैन्य अधिकारी यानी कि जो सेना में शामिल नहीं है वो, उसकी एक परिषद थी जो राजा को सहायता करते थे। सहायता कैसे, जैसे आप देखिए कि जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं या हमारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं, उनको सलाह देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए एक परिषद बनाया जाता है मंत्रियों को, तो सेम वैसा ही वहाँ पे भी था। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमार मात्य थे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है कुमार मात्य, ये सबसे मेन थे। गुप्त साम्राज्य के शाही मोहर पर गरुड़ का चिन्ह अंकित था। ठीक है, यानी कि गुप्त साम्राज्य जो शाही मोहर थी ना, उनकी गरुड़ का चिन्ह जो अंकित था। गरुड़ एक जानवर है। ठीक है, दक्कन में सातवाहनों द्वारा शुरू की गई भूमि अनुदान एवं पुजारियों प्रशासकों को दिया जाने वाला राजकोषीय प्रशासनिक रियायतें गुप्त काल में नियमित रूप से दिया जाने लगा था। यानी कि देखिए दक्कन मतलब कि डेक्कन कौन सा एरिया, जहाँ से साउथ इंडिया स्टार्ट होता है, दक्षिण भारत। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए सातवाहनों द्वारा क्या शुरू किया गया, भूमि अनुदान, यानी कि पुजारी जो थे, जो पंडित होते थे, उनको भूमि दान में दी जाती थी कि ताकि वो वहाँ पे मंदिर वगैरह या कोई कुछ बना सके। समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक नए पद संधि विग्रह का सृजन किया गया था, जो युद्ध और शांति के लिए जिम्मेदार होता था। यह पद हरिसेन को दिया गया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि समुद्रगुप्त के शासन के दौरान
समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान कौन सा नया पद था? वो संधि विग्रह था। गुप्त साम्राज्य के दौरान देखिए शासन, देखिए कला और वास्तुकला कैसी है, देखिए ये भी जान लेते हैं। इस काल का सबसे उल्लेखनीय स्तंभलेख स्कंदगुप्त का भीतरगांव का एकाश्म स्तंभलेख है। ठीक है, यानी इस काल का देखिए सबसे उल्लेखनीय कौन सा है स्तंभलेख? वो है स्कंदगुप्त का भीतरगांव का एकाश्म स्तंभलेख। इस काल में कला की नागर एवं द्रविड़ शैली का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि नागर यानी कि नगाड़ा स्टाइल और द्रविड़ शैली जो है, ठीक है, ये मंदिर थे उस टाइम पे। ठीक है, नगाड़ा स्टाइल के मंदिर हैं, द्रविड़ स्टाइल के मंदिर हैं, ये उस टाइम पे मंदिर बनाए जाते थे इनके। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि ये स्टाइल कौन से, ये मंदिर के स्टाइल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि नागर स्टाइल या द्रविड़ स्टाइल के जो शैली के जो मंदिर हैं वो कब फेमस हुए थे, किन के टाइम पे थे? वो गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे थे। इस काल में गंधार कला अनुपस्थित थी। गंधार कला देखिए दो तरह कला ना, मथुरा कला, गंधार कला। गंधार कला मथुरा कला में क्या था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वहाँ पे क्या है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। गंधार कला में सफ़ेद पत्थर से बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी, जबकि लाल पत्थर से मथुरा कला में बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ मथुरा कला ही थी, गंधार कला नहीं थी। लेकिन मथुरा से प्राप्त खड़े अवस्था में बुद्ध की एक प्रतिमा से ग्रीक शैली की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। देखिए हालांकि यहाँ पे क्या है कि गंधार कला नहीं थी, लेकिन मथुरा से देखिए एक मूर्ति मिली थी बुद्ध की, जिसमें बुद्ध गौतम बुद्ध जो खड़े हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि ग्रीक शैली वहाँ पे हुई होगी। पूरी तरह से नहीं थी, पर फिर भी कुछ ना कुछ हुआ होगा वहाँ पे। ठीक है, झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर तथा इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर की मूर्तियों में गुप्त काल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सारनाथ से प्राप्त बैठे बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल का प्रतीक है। अब देखिए देखिए बुद्ध की प्रतिमा मिली थी खड़े, जिसमें बुद्ध जो गौतम बुद्ध खड़े हुए हैं, खड़े अवस्था में है, वो मथुरा से मिली थी। अब बैठी हुई कहाँ से मिली थी? सारनाथ से। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कहाँ से मिली थी? ग्वालियर के पास बाघ गुफाओं में चित्रित अधिकांश चित्रों में गुप्त काल की महानता एवं भव्यता दिखाई देती है। अजंता के अधिकांश चित्र देखिए बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि अजंता के जो अधिकांश चित्र हैं वो किसे प्रदर्शित करते हैं? वो बुद्ध को प्रदर्शित करते हैं, बुद्ध के जीवन, ठीक है, बुद्ध को प्रदर्शित करते हैं। देखिए वहाँ पे शिव की जो चित्र भी बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे जो 30 से 35 के बीच में वहाँ पे चित्र हैं, जिसमें बुद्ध भी हैं, जिसमें भगवान शंकर भी हैं। ठीक है, ऐसे करके भगवान शिव। उसके बाद देखिए महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त टू के दरबारी थे। ये आपको मैंने कल बताया था। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि चंद्रगुप्त जो कालिदास थे वो किनके दरबार के थे? चंद्रगुप्त टू के। उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, देखिए उनके अन्य नाटक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए पेपर में पूछते हैं हर बार, कालिदास की रचनाओं में से देखिए इनमें से बताइए कि कौन सी रचना कालिदास की है। सीधे क्वेश्चन आता है, बताइए कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की है। देखिए इनके अन्य नाटक हैं मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, कुमार संभवम। इसके अलावा देखिए उनके जो ऋतु संहार, मेघदूत जो महाकाव्य हैं। गुप्त काल के दौरान धातु कर्म का भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है, पड़ता है। कारीगर धातु की मूर्तियों और स्तंभों के निर्माण में माहिर थे। सबसे प्राचीन मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे प्राचीन क्या है, सुल्तानगंज से बुद्ध की एक विशाल तांबे की प्रतिमा मिली है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ना है कि बुद्ध भगवान के खड़े अवस्था में मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा से। और सारनाथ से क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा। और उसके बाद सुल्तानगंज से उनके विशाल तांबे की प्रतिमा मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यह बर्किंघम संग्रहालय में रखा गया है। देखिए बर्किंघम संग्रहालय कहाँ पे है? ठीक है, ये बर्किंघम जो संग्रहालय है वहाँ पे रखा गया है। तो आप मेरे को ये लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। इस मूर्ति की ऊंचाई 7.5 फुट और वजन 1 टन है। दिल्ली का गुप्तकालीन लोह स्तंभ आज भी जंग रहित है। मैंने बताया था दिल्ली के महरौली में, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे दिल्ली के महरौली में जहाँ पे कुतुब मीनार है, वहाँ पे एक लोहे का खंबा है, स्तंभ है, जो आज भी है,
जो जिसमें जंग नहीं लगा। चंद्रगुप्त टू और उसके अधिकारियों ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त एक महान कवि था। समुद्रगुप्त ने हरिसेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया था। यानी कि समुद्रगुप्त के टाइम पे हरिसेन जो थे उनके कवि थे। काव्यदर्श और दश कुमार चरित के लेखक दंडिन थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि इनके लेखक कौन है। देखिए नेक्स्ट है, सुबंधु ने वाष्पदत्ता नामक पुस्तक लिखी। इस काल के एक और प्रसिद्ध लेखक विशाखदत्त है, जिनके दो प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम है। देखिए मुद्रा राक्षस में आपको जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसकी लड़ाइयों के बारे में पता चल जाएगा, जो विशाखादत्त ने लिखी है। उसके बाद गुप्त काल के दौरान ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानियाँ जो लिखी गई हैं। इस काल के एक और प्रसिद्ध कवि शूद्रक थे, जिन्होंने मृच्छ कटिकम नामक नाटक लिखा था। इस काल में भारवी द्वारा रचित कृताजुनियम में अर्जुन और शिव के 20 संवादों का वर्णन है। बौद्ध लेखक अमर सिंह ने अमर को